ठीक है, हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल। स्कूल है, हाई सेकेंडरी, रदरफोर्ड्स मॉडल या एटॉमिक मॉडल, या आप ऐसे बोल सकते हो रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग मॉडल, रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग मॉडल। ठीक है, 1909 की बात। रदरफोर्ड्स मॉडल में क्या है, इन्होंने रदरफोर्ड एंड अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट्स उन्होंने क्या किया, दे जनरेटेड अल्फा रेज। एक और चीज, अल्फा रेज ऐसे नहीं होता कि आप हीलियम न्यूक्लियस लाओगे और अल्फा रेज जनरेट होगी। यू ऑलवेज जनरेट दीज रेज फ्रॉम एनी रेडियो एक्टिव मेटल। क्लियर? यहाँ पे उन्होंने यूज किया था रेडियम। क्लियर है ना, रेडियम यूज किया था, और रेडियम क्या जनरेट कर रहा था, रेडियो एक्टिव है तो एनर्जी जनरेट करेगा और साथ में कुछ और पार्टिकल जनरेट करता है। तो इसने क्या जनरेट की, अल्फा रेज। और अल्फा रेज क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। मैंने बोला था हीलियम न्यूक्लियस होता है। इसको उन्होंने एक लेड ब्लॉक में रखा विद अ नैरो सिल्ट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने रखा था अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या जनरेट कर रहा था, इन्होंने रेडियम रखा था और रेडियम जनरेट कर रहा था अल्फा रेज। ठीक है ना, डन। उसके बाद इन अल्फा रेज को उन्होंने हिट करवाया एक थिन गोल्ड फॉइल के साथ। ठीक है, थिन गोल्ड फॉइल अराउंड 100 mm, 100 mm और नैनोमीटर, आई एम नॉट श्योर, आई गेस 100 mm में 100 mm उसकी थिकनेस थी। और उस पे हिट करवाई किसको, अल्फा रेज को। ठीक है ना, ये है थिन गोल्ड फॉइल। हाँ, बीच में वो मॉडरेटर था, वो रोकता था एक्स्ट्रा रेज को। फाइन। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक स्क्रीन रखा, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिसकी वजह से एक मूवेबल जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, जिसकी वजह से वो रेज को देख पाते थे। क्लियर है ना, रेज कहाँ पे हिट कर रही है, क्योंकि रेज आर एनर्जेटिक, जिंक सल्फाइड पे वो हिट करते हैं, दे ग्लो। क्लियर है ना, फाइन। तो उन्होंने क्या देखा, वो जब ऐसे स्लाइड कर रहे थे उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द रेज, उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशंस नोट किए। ये सेटअप है, यहाँ पे ये लेड ब्लॉक है, लेड ब्लॉक पे क्या रखा, रेडियम, और रेडियम रेडियो एक्टिव है तो वो क्या जनरेट कर रहा है, अल्फा रेज। आर वी क्लियर, अल्फा रेज। और अल्फा रेज कहां पे हिट करवाई, थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। और उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द रेज, मोस्ट ऑफ द रेज पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। आर वी क्लियर, अनडिफ्लेक्टेड मतलब क्लियर है ना, ज्यादातर रेज क्या होगी, वो पास हिट हो रही थी इस गोल्ड फाइल के साथ और अनडिफ्लेक्टेड पास हो रही थी। सेकंड, few rays deflected through smaller angles. Are we clear? अब आपको समझ आ रही है, समझ आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ, इट्स वेरी सिंपल। लाइक मोस्ट ऑफ द रेज वो पास हो रही थी अनडिफ्लेक्टेड, किसी चीज से स्ट्राइक नहीं हो रहे थे, किसी चीज से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। Are we clear till now? Few rays deflected through smaller angles, that means rays आ रही थी और वो डिफ्लेक्ट हो रही थी like this, ठीक है, like this। बहुत कम, लेकिन मोस्ट ऑफ द रेज क्या हो रही थी, दे पास अनडिफ्लेक्टेड। क्लियर, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हुई लेकिन थ्रू स्मॉलर एंगल्स। और उसके बाद थर्ड वन, ये आज का लेक्चर केवल है नहीं उतरा, बट स्टिल वी राइट इट, 1 in around 20,000 रेज, मतलब बहुत कम रेज क्या हो रही थी, दे डिफ्लेक्टेड 180 डिग्री एंगल से। क्लियर ना, 180 डिग्री मतलब आपने रे पास करवाई, वो किसी चीज से हिट होके वापस उसी पाथ को फॉलो किया उसने। आर वी क्लियर? और ये कितनी रेस का हो रहा था, अराउंड 20,000 में से एक रेस का। आर वी क्लियर? तो 3 ऑब्जर्वेशंस है। फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द रेस पास्ड अनडिफ्लेक्टेड लाइक गोल्ड फॉइल रेस, एंड रेस वेर मेड अप ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये रेस हिट हो रही थी किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, एंड दे पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। क्लियर? सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, फ्यू रेस डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉलर एंगल्स एंड 1 in around 20,000 रेज क्या हो गई, वो बाउंस बैक हो गया, 180 डिग्री रिफ्लेक्शन हो गया। क्लियर? उसके बाद इनके कंक्लूजन्स क्या क्या है, इससे क्या, ये ऑब्जर्वेशंस है। नेक्स्ट, इन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाले। फर्स्ट कंक्लूजन इज दिस, कि जो अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहा था, इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि जो एटम का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो एम्प्टी है। आर वी क्लियर? क्या इससे कंक्लूड हो रहा है कि
एटम का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो एम्प्टी है। क्लियर? कैसे हमको पता चला? सपोज ये आपका मैग्नीफाइड वर्जन है इसका, तो ऐसा ही कुछ लाइक ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है, ये थर्ड एटम है। क्लियर है ना? यहाँ से मान लो फोर्थ एटम, यहाँ से मान लो एक और एटम। क्लियर? न्यूक्लियस यहाँ पे है, न्यूक्लियस यहाँ पे, न्यूक्लियस यहाँ पे, न्यूक्लियस यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ द रेज जो पास हो रही थी वो यहाँ से पास हो रही थी। क्लियर? ना तो किसी चीज से हिट हो रही है, ना तो किसी चीज से डिफ्लेक्ट हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द रेज पास एंड डिफ्लेक्टेड। आर वी क्लियर? अब समझ आया रेस क्यों अनडिफ्लेक्टेड पास हो रही थी? क्योंकि खाली जगह है उसमें बहुत ज्यादा। किसमें? एटम के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है कि ये अनडिफ्लेक्टेड क्यों पास हो रही थी, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो है एटम का वो क्या होता है? एम्प्टी होता है, खाली होता है। नेक्स्ट, फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉलर एंगल्स। स्मॉलर एंगल्स से डिफ्लेक्ट क्यों हो रही थी वो? क्योंकि वो नजदीक आ रही थी किसी ऐसे चीज को जो इसको क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइक इसको रिपेल कर रहा है। रिफ्लेक्ट नहीं, रिपेल कर रहा है। तो रिपल्शन से क्या होगा? ये आ रहा था, इसको यहां जाना था, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहा है। आर वी क्लियर? नेक्स्ट, सपोज ये रे यहाँ से आ रही है और नजदीक आ गया इसको और डिफ्लेक्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट रे मान ऐसे आ गई, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया। दैट्स व्हाई फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड। आर वी क्लियर? वो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा था? जो सेंट्रल पार्ट है ना इसका, जिसका पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से क्या हो रहा था? डिफ्लेक्ट हो रहा था। आर वी क्लियर? नेक्स्ट, 1 in around 20,000 वो वापस क्यों आ रहा था? वो ऐसा माना गया कि वो डायरेक्टली हिट हो रहा है किसके ऊपर? न्यूक्लियस के ऊपर। इस वजह से जो पाथ ने फॉलो किया यहाँ से, वही पाथ ने फॉलो किया वापस आने के टाइम पे। तो कंक्लूजन क्या है? अनडिफ्लेक्टेड क्यों पास हो रहे थे मोस्ट ऑफ द रेज? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। क्लियर? नेक्स्ट, फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉलर एंगल्स। दैट मींस कोई ऐसी चीज है उसमें एटम के अंदर जिसका चार्ज एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे अल्फा रेज का। अल्फा रेज का क्या चार्ज था? पॉजिटिव। दैट मींस इस एटम के अंदर कोई चीज ऐसी है जो डिफ्लेक्ट कर रहा है इनको, जो रिपेल कर रहा है इनको, तो पॉजिटिवली चार्ज कहां पे है? फिर इस थ्योरी में क्या अंदाजा लगाया कि वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द होल एटम। क्लियर? हम हमेशा एटम को ऐसे दिखाते हैं, फिर एक डॉट से दिखाते हैं इसका न्यूक्लियस। दैट मींस जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वो एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होते हैं एज कंपेयर टू होल एटम। क्लियर ना? पूरा एटम उसमें बहुत ज्यादा जगह होती है जिसकी वजह से जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और खाली जगह होती है उसमें मोस्ट ऑफ द रेज पास एंड डिफ्लेक्ट लाइक दिस। ठीक है? a few rays got deflected through smaller angles। ठीक है? उनका ये पाथ था लेकिन वो डिफ्लेक्ट हो गए। 1 in around 20,000 वो सीधे बाउंस बैक हो गए, यहां से गया उसी पाथ से वापस आ गया। इज दैट क्लियर? नाउ द मॉडल, कैन यू रिड्यूस द पॉइंट्स फॉर द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल? फर्स्ट ऑफ ऑल यही होगा कि एटम का जो ये होता है, ये जो पूरा एटम होता है वो एम्प्टी होता है, उसमें जो, हाँ, वो एम्प्टी होता है। क्लियर? देयर इज अ सेंटर पार्ट नोन एज न्यूक्लियस वेयर द होल पॉजिटिव चार्ज along with the mass is concentrated। क्लियर है ना? एंड द सेंटर पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस। एक एक्स्ट्रा बात इसने बताई, इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में नहीं होते, वो न्यूक्लियस से बाहर होते हैं इन द फिक्स्ड पाथ्स। दोस फिक्स्ड पाथ्स आर नेम्ड एज ऑर्बिट्स। क्लियर है ना? फाइन। शेल्स, ऑर्बिट्स बोला है, शेल्स बोला, बस इतना ही, इसने ज्यादा डिटेल में उसका नहीं बोला। फिर ये बोहर ने वो सब प्रूव किया। इज इट क्लियर? तो न्यूक्लियर मॉडल में आप क्या लिखोगे? इसने एक तो न्यूक्लियस का बोला, न्यूक्लियस का क्या बोला कि पूरे एटम का जो मास और ये चार्ज होता है वो कहां पे कंसंट्रेट, पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहां पे कंसंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस से एक सेंटर पार्ट होता है। ठीक है ना? जिसका मास और डेंसिटी बहुत कम है, ये मास जिसका बहुत, मास नहीं, उसका एरिया बहुत कम है एज कंपेयर टू होल एटम। मास और डेंसिटी उसका बहुत ज्यादा है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि उसका एरिया कंपेयर टू द एटम इज वेरी लेस, या वॉल्यूम उसका बहुत कम है एज कंपेयर टू द होल एटम, बट उसका मास और उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू द होल एटम। इज इट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बताई। और न्यूक्लियस किसने बोला? इसी ने बोला, इसीलिए इसके मॉडल को बोला जाता है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल भी बोला जाता है इसको। आर वी क्लियर? क्योंकि न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? रदरफोर्ड ने। इससे पहले थॉमसन ने क्या बोला था? पूरे एटम का मास जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज जो होता है पार्ट, वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो क्या होता? रेज आई, डिफ्लेक्ट हो गई वापस, ठीक है ना? यहाँ से आ रही थी, यहाँ से आई, यहाँ डिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से रे आ जाएगी तो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई, कोई रेज के थ्रू पास नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द रेज पास एंड डिफ्लेक्टेड। दिस इज व्हाट वी कॉल लाइक थॉमसन मॉडल का फेलियर। क्लियर? उसने बोला था पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ऐसा नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो ये वाला यहाँ पे इसको फेल कर देता है, किसको? जो पहला मॉडल आप लोगों ने पढ़ा है, वाटरमेलन मॉडल। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है? डन विद दिस? ठीक है, ये हो गया इसका मॉडल, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये सब मैंने बता दिया। शुड आई रिकॉल इट? या ये समझ आया सबको? वेरी गुड। उसके बाद इसका ड्रॉबैक। फाइन,
ड्रॉबैक अच्छे से समझना क्योंकि ड्रॉबैक इसका बहुत इंटरेस्टिंग है. लेट मी डू द ड्रॉबैक्स फर्स्ट. इसने एक बात जो बताई, इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस वेरी फास्टली और वो ऑर्बिट्स में होते हैं. ये बात इसने बताई. नाउ पे अटेंशन. ड्रॉबैक क्या है इसका? ड्रॉबैक है कि मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी. मैक्सवेल ने एक थ्योरी बताई कि जब भी कोई चार्जड पार्टिकल किसी और चार्जड पार्टिकल जो उसको अट्रैक्ट करेगा उसके अराउंड रोटेट कर रहा है, ये सॉरी रेवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है ना. ऐसे सपोज ये चार्जड पार्टिकल है, इसके अराउंड वो रेवोल्यूशन कर रहा है. क्लियर? तो ऐसा होता है कि जब वो इसके अराउंड रेवोल्यूशन कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको, ठीक है ना. उस अट्रैक्शन से क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस पाथ्स में क्या होना चाहिए? ये एनर्जी अपनी लूज करना चाहिए. क्लियर ना? ये एक लॉ उसने दिया और ये प्रूव किया. बोला कि जब भी कोई चार्जड पार्टिकल किसी और चार्जड पार्टिकल के अराउंड रोटेट करेगा, ये रेवोल्यूशन करेगा, उससे क्या होगा? हर एक टर्न पे क्या होगा? उसका जो रेडियस है वो कम हो जाएगा. कम क्यों होगा? क्योंकि हर एक टर्न पे वो अपनी एनर्जी लूज करेगा. इट्स ऑब्वियस ना. लाइक अब कोई किसी कोई चार्ज बॉडी किसी चार्ज बॉडी के अराउंड ये रेवोल्यूशन कर रहा है. ड्यू टू द अट्रैक्शन, कंटिन्यूसली अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि ये अपनी एनर्जी लूज कर रहा है. एनर्जी लूज करेगा तो ये फॉल होना चाहिए किसके ऊपर? सेंटर के ऊपर. तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे जब रदरफोर्ड ने बोला कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रेवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है. तो मैक्सवेल का लॉ फॉलो होना चाहिए. क्लियर ना? बट क्या ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जब इसके अराउंड रेवोल्यूशन कर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करके क्या कभी न्यूक्लियस पे फॉल करता है? नेवर. रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ऐसा क्यों नहीं होता है, मैक्सवेल का लॉ क्यों नहीं होता है फॉलो यहाँ पे. क्लियर है ना? एक और चीज, इसको इस रेडियस में रहने के लिए, लाइक स्टैटिक होता है ना ये एक रेडियस में, लेकिन न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी ऑर्बिट के अराउंड रेवोल्यूशन कर रहा है. इसको इस रेडियस में रहने के लिए एक कोई फोर्स होना चाहिए जो इसको बाइंड करके रखेगा इसी रेडियस में. जैसे सन और अर्थ के केस में, अर्थ अपना ऑर्बिट कभी लूज करता है? कभी नहीं. क्यों नहीं करता है? क्योंकि कोई फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, वो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमेशा वो क्या करता है? एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रेवोल्यूशन करता है. सेम गोज विद दिस एटम. उस टाइम जब इसको पूछा गया कि ये इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्यों रहता है, ये मैक्सवेल का लॉ फॉलो क्यों नहीं करता है, लाइक होना क्या चाहिए था? ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, कंटिन्यूस अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये अपनी एनर्जी लूज करना चाहिए. एनर्जी लूज करेगा तो इसका रेडियस धीरे धीरे कम होना चाहिए और ये फॉल कहां पे करना चाहिए? ऑन द न्यूक्लियस. तो एटम क्या होना चाहिए? कोलैप्स होना चाहिए. क्लियर? बट ऐसा नहीं होता है. इसको जब पूछा गया ऐसा क्यों नहीं होता है, he couldn't explain the fact. क्लियर? फिर बाद में ये किसने प्रूव किया? बोर ने. ठीक है. दूसरा ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वो सब ये एक्सप्लेन नहीं कर सका. बट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. You please go through the notes and let me know in the next class if you have any doubts. ठीक है? I think we should stop here.